CH29, मुझसे दूर जाने की सज़ा बहुत दर्द भरी होगी तुम्हारे लिए। आरव सीधे हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस स्टेशन आ गया। बिन्नी अनिका उनके पीछे आ ही रही थी, तभी उन्हें याद आया कि हॉस्पिटल का बिल भी तो पे करना होगा। मगर वो दोनों जैसे ही रिसेप्शन पर गई तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि पेशेंट की पूरी बिल पे कर दी गई है। दोनों भागती हुई आरव के पीछे पीछे ऑटो में बैठ गई। आरव सीधा पुलिस स्टेशन गया और उसने वहां अपने अनजाने हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरव इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो सीधा जाकर ऑटो में बैठ गया। इधर अनिका और बिन्नी फुसफुसाते हुए बातें करने लगी। अनिका बिन्नी से बोली, अंडस्को अब क्या करेंगे? अगर इसे पता लग गया कि एकांश सिंह ओबरॉय ने इसे उठवा कर पिटवाया था तो कहीं मेरी बात का भी खुलासा न हो जाए। बिन्नी अनिका का हाथ पकड़ते हुए, अंडस्को तू टेंशन क्यों लेती है? अगर पता चल गया तो भी कुछ नहीं होने वाला। तभी आरव की आवाज आई, तुम दोनों वही बातें करती रहोगी क्या? जल्दी आओ, ऑटो में बैठो। बिन्नी अनिका झट से आकर ऑटो में बैठ गई। इधर एकांश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया और रास्ते में हर रोज की तरह तुषार चियास कैफे में रिया के दर्शन करने के लिए उतर गया। रोज की तरह एकांश ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करने को कहा और इधर तुषार कैफे के अंदर आकर रिया के काउंटर के सामने वाले टेबल के पास बैठ गया। रिया रोज की तरह कैफे में झूठी एम्प्लॉयमेंट का नाटक करती है। वही तुषार टेबल पर हाथ रख रिया को निहारता रहता। तभी तुषार ने अपनी छोटी सी डायरी और पेन अपनी जेब से निकाल और उस पर कुछ लिखते हुए अपनी स्पेशल कॉफी लेने के बहाने पैसे देते वक्त उसने पैसे के साथ फोन नोट भी उसे पकड़ा दिया। रिया भी मुस्कुराते हुए उस नोट को ले लेती है। इधर आरव बिन्नी और अनिका को लेकर सीधा अनिका के घर पहुंचा, जहां सभी परिवार वाले एक लाइन में खड़े होकर उन तीनों को घूर रहे थे। आज घर में एक अलग चेहरा भी नजर आ रहा था, जिसे अनिका ने देखते ही उससे अपनी नजरें फेर ली। ये थे अनिका के पिता वीरेंद्र माथुर, जिनसे अनिका बचपन से नफरत करती है। और आज तो उस लाइन में वीर भी खड़ा था, जो हमेशा अनिका के सपोर्ट में खड़ा रहता था। सबके दिमाग में यही सवाल था कि रात भर आखिर वो थे कहाँ और आरव मरे मुर्दे वाली हालत में कैसे हैं। आरव ने अपने साथ हुए सभी वाकयात के बारे में घर वालों को बता दिया और अब रागिनी जी बिन्नी और अनिका पर भड़कती हुई बोली, अंडस्को चलो मान लिया आरव हॉस्पिटल में था, पीटा होगा इसको किसी ने, लेकिन तुम दोनों रात भर से ना कोई फोन ना कोई मैसेज, गायब रही बस। और अनिका, अंडस्को तुझ में जरा सी भी अक्ल है या नहीं? तुझे पता है तेरे चाचू की पूरी पुलिस फोर्स तुझे ढूंढने में लगी थी। कोई भी आइडिया है हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं? पूरी रात से वीर परेशान था और इतने भारी कर्फ्यू में भी तुझे ढूंढने निकल पड़ा। रात न जाने कितने लोगों की मार पिटाई में जान गई है। अनिका के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था, मगर कर्फ्यू का नाम सुनते ही बिन्नी के दिमाग के घोड़े ने तेज रफ्तार पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। और बिन्नी झट से बोली, अंडस्को आप लोगों को ये तो पता है कि रात में कितना खतरनाक कर्फ्यू लगा हुआ था, मगर ये क्यों नहीं पता कि सारे नेटवर्क बंद हो गए थे। हॉस्पिटल तक के अंदर हमारा फोन काम नहीं कर रहा था। कल शाम को अनिका आरव के साथ कॉफी पीने जा रही थी, तभी मैं उसे पकड़कर दूसरी साइड उससे बात करने के लिए इतने में आरव गायब हो गया। फिर हम दोनों क्लब में एंजॉय करने चले गए। रात को 12 बजे हम क्लब से निकले तो रास्ते में दंगे फसाद होने लगे और बचते बचाते जब हम वहां से निकले तो बीच में ही हमें आरव घायल हालत में मिल गया। हम इसे हॉस्पिटल ले गए और वहां नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया।
कहीं जाकर कर्फ्यू सुबह के 5 बजे बंद हुआ और 1 घंटे बाद आरव को भी होश आ गया और वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने चला गया। अनिका बिन्नी के झूठ के चैप्टर के ऑडियो बुक को सुनकर आंखें बड़ी करके मन में बोली, अंडरस्को वाह मेरी डार्लिंग, तू तो हर जगह कहानी बुन देती है। तभी रागिनी जी ने बिन्नी की बात पर कहा, अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम बच्चे होते ही इसलिए हो, हम बड़ों को परेशान करने के लिए। तुम लोगों का क्लब अब से जाना बंद। अनिका बिन्नी तुम दोनों कमरे में जाओ, आराम करो और बिन्नी अपने पेरेंट्स को बता देना कि तुम यहाँ हो और आरव वीर के कमरे में जाकर चेंज कर ले। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुझे घसीट घसीट कर मारा है। रागिनी जी की बात सुनकर आरव को थोड़ा गुस्सा आया, मगर उसने कुछ नहीं कहा और सीधे मुंह वीर के कमरे की तरफ चला गया। इधर अयान कॉलेज के चक्कर काट रहा था ताकि कॉलेज में शरारत का एडमिशन हो जाए। इत्तेफाक से आयन भी एसओ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था और वो शरारत का एडमिशन भी सेम कॉलेज में करवाना चाहता था, मगर प्रिंसिपल ने एडमिशन से करने मना कर दिया। लेकिन अयान ने हिम्मत नहीं हारी और वो एकांश के ऑफिस पहुंच गया। एकांश मीटिंग रूम में किंग साइज चेयर पर बिल्कुल किंकी की तरह बैठा हुआ था और बाकी के सारे लोग बिल्कुल चुपचाप एकांश की बातों पर गौर कर रहे थे। आज एकांश को एल्बर्ट के पास का वो ब्लू डायमंड मिल गया था, जिसकी वजह से उसने बिना सोचे समझे एल्बर्ट की जान की बलि चढ़ा दी। साथ ही एक विदेशी फिर से एकांश का शिकार बनने के लिए आ पहुंचा था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि थाईलैंड में उसकी आलीशान होटल की कीमत एकांश के द्वारा दोगुनी देने के बाद भी वो एकांश को अपना होटल नहीं बेचना चाहता था। और बेचता भी क्यों? आखिर वो उसके जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की कमाई थी, जो उसने भले ही ब्लैक मनी से बनाई हो, लेकिन उसका सारा बिजनेस उस एक होटल पर ही निर्भर था, जिस पर एकांश की नजर पड़ गई थी। लेकिन आज एकांश ने मजबूर कर दिया कि वह खुद इंडिया आकर अपना खरबों का होटल एकांश के नाम करने को तैयार हो गया। सारे पेपर वर्क होते ही एकांश ने विदेशी की खोपड़ी में गोली डाल दी। तुषार वही था जो तड़पते हुए विदेशी के मरने का इंतजार कर रहा था और उसने विदेशी के दाम तोड़ते ही मीटिंग रूम में तुषार ने हटे कट्टे अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और वो उस विदेशी को उठाकर वहां से ले गए। मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग एकांश के ऐसे डेविल बिहेवियर से पहले से ही वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। आफ्टर ऑल एकांश माफिया किंग जो था, उसके लिए ये छोटे मोटे बातों पर किसी को भी उड़ा देना बिल्कुल आम था। मीटिंग खत्म करके एकांश और तुषार एकांश के केबिन में पहुंचे, जहां तुषार एकांश को कुछ फाइल्स दिखा रहा था और एकांश बिल्कुल कोल्ड चेहरे के साथ सब कुछ सुन रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा नहीं रहा था कि अभी उसने किसी को जान से मारा है। तभी केबिन के अंदर एकांश की परमिशन लेकर अयान आया। तुषार अयान को देखकर अंडरस्को, अरे अयान आजा आजा और बता सिंघानिया को ढंग की मौत दी कि नहीं तुमने, और उसकी बेटी उस चुहिया को भी उड़ा दिया ना। अयान अंडरस्को, उसी के सिलसिले में मैं एकांश सर से बात करने आया था। शरारत सिंघानिया की असली बेटी नहीं है। सिंघानिया ने उसकी प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ उसे पाला था, तो मैंने उसे नहीं मारा। और एकांश सर अंडरस्को, मैं आपके कॉलेज में इसका एडमिशन करवाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल एडमिशन से मना कर रहा है, आप कुछ कर देते तो अंडरस्को। अयान ने इतना ही कहा कि तभी एकांश ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, अंडरस्को तुम कॉलेज जाकर पेपर सबमिट कर दो। ये सुन खूंखार दिमाग अयान के चेहरे पर अचानक ही बड़ी सी स्माइल आ गई और वो एकांश को थैंक्स बोलकर वहां से तेजी से चला गया। तुषार
अयान के जाते ही एकांश से बोला अंडस्को, ये अयान को हो क्या गया है यार। मैंने आज से पहले इसे इतना खुश कभी नहीं देखा। कहीं इसे उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। एकांश की बात चुपचाप बैठे एकांश ने जा सुनी तो वो फाइल पढ़ते पढ़ते रुक गया और गुस्से से तुषार की तरफ देखते हुए बोला अंडस्को, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मेरे केबिन से बाहर जा सकते हो तुम। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। गेट लॉस्ट। तुषार एकांश के अंदर का गुस्सा देख तुरंत वहां से निकल गया। ईशा एकांश अनिका को याद करते हुए खुद से ही कहा, अंडस्को, प्यार नहीं होता। प्यार जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। लेकिन तुम तो मेरा एडिक्शन हो स्वीट हार्ट। प्रे योर गॉड कि मैं तुम्हें आसानी से हमेशा के लिए पालूं। वरना एकांश अपनी जिद के आगे दूसरों को बर्बादी भी नहीं देखता। और तुम्हारी तो की सारी कमजोरियों के बारे में पता है मुझे स्वीट हार्ट। जस्ट वेट एंड वॉच। मुझसे ऐसे दूर भागने की सजा बहुत दर्द भरी होगी तुम्हारे लिए। कहते हुए एकांश ने अपने हाथ की पट्टी खोलते हुए अपने लाल जख्म को देखकर डेविल स्माइल करना शुरू कर दिया। इधर अनिका बिन्नी के साथ एकांश को सबक सिखाने के अलग अलग प्लेन बना रही थी। तभी कमरे में आरव उछलते हुए प्रकट हो गया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, मेरी दोनों बंदरियों, आज मैं बहुत खुश हूँ। आरव को ऐसे उछलता देख बिन्नी अनिका से फुसफुसाते हुए बोली, अंडस्को, अब इसे क्या हो गया? कहीं एकांश के आदमियों से पीटने की वजह से ये पागल तो नहीं हो गया? तभी आरव अनिका और बिन्नी का हाथ पकड़कर दोनों के साथ डांस करते हुए उन्हें जोर जोर से घूमने लगा। तभी बिन्नी ने आरव से कहा, अंडस्को, अरे पागल लड़के, छोड़, मुझे चक्कर आने लगे हैं। हुआ क्या बताना? आरव अंडस्को, अरे बताऊंगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बात ही कुछ ऐसी है। पता है, एकांश की न्यूज़ कवर करके अपने चैनल को देने के बाद बॉस ने खुश होकर मुझे एकांश सिंह के ऊपर पूरी रिसर्च करके और उसकी कुछ रियल क्लिप इकट्ठा करके चैनल को देने का काम मिला है। और तुम लोग तो जानते ही हो, मैं तो हर काम में एक्सपर्ट हूँ। मैं ये टास्क कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अनिका आरव की बात सुनकर हैरान परेशान हो गई। वही बिन्नी ने भी लाख चाहा कि वो आरव को ये सब करने से मना करे, लेकिन वो जानती थी आरव किसी के भी बोलने पर अपना काम नहीं रोकने वाला था। थोड़ी देर बाद बिन्नी नीचे हॉल में चली गई। आरव भी उसी के साथ चला गया था। अनिका शॉवर लेने बाथरूम आ गई, मगर उसकी बॉडी में कड़ी पेन हो रहा था। बाथरूम के आईने में उसने अपनी बॉडी दिखी तो वो चौंक कर रह गई। शरीर पर एकांश के पिछले दांतों के निशान अभी तक गए नहीं थे कि दूसरे निशानों ने वहां अपनी जगह बना ली थी। अनिका को एकांश का वाइल्ड टच याद आने लगा, जिसे याद कर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। साथ ही उसे अपने सीने पर बिल्कुल बीच में बड़ा सा लव बाइट दिखा, जिसे अपने दाएं हाथ से छूते हुए अनिका को हल्का सा दर्द हुआ और वो हल्की सिसक कर आह भरते हुए खुद को आईने में देखकर बोली, अंडस्को, भले ही ये सब अचानक और बिना किसी प्लान की हुए है, लेकिन मैं अब ये सब बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगी। मैं ये सब जो कर चुकी हूँ, उसके बाद शायद मैं खुद को किसी और को कभी हाथ नहीं लगाने दे पाऊंगी। एकांश सिंह ओबरॉय चाहे भी तो मैं उसे अपनी जिंदगी में नहीं घुसने दूंगी, लेकिन अब शायद मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोच पाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, इसलिए मुझे ये सब भूलना होगा। चौथी उसका सत्यानाश हो जाएगा। उधर एकांश ने अपने मीटिंग रूम में विदेशी को जान से मार दिया, तो इधर रिया ने अपने एजेंट पार्टनर के साथ लैपटॉप में सारी लाइव रिकॉर्डिंग सुन ली। रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा। शिट, क्या कर लिया हमने? एकांश सिंह ओबरॉय,
हर बार क्राइम कर रहा है और हम उसे उसी के किए हुए जुर्म के बिना पर गिरफ्तार तक नहीं कर सकते। आखिर हम कर क्या रहे हैं? बस यूं ही लाइव रिकॉर्डिंग सुनकर हम अपना माथा पीटते रहेंगे या कुछ और भी करेंगे एकांश सिंह के खिलाफ? चीफ को जब हमें कोई तगड़ा ऑर्डर देना ही नहीं है, तो हमें इस केस में बांध क्यों रखा है उन्होंने? मैं अपना बदला खुद ही ले सकती हूँ। मेरी ज्यादा खिसकी ना, तो मैं एक एकांश सिंह ओबरॉय की गाड़ी में बम फिट कर दूंगी। एक ही बार में उसका सत्यानाश हो जाएगा। तभी रिया का पार्टनर उसे शांत कराते हुए बोला, अंडरस्को, रिया तुम चीफ को गलत समझ रही हो। जिस तरह एकांश सिंह तुम्हारा दुश्मन है, ठीक उसी तरह वो चीफ भी दुश्मन है। 6 महीने पहले एकांश सिंह ने उसे भी बर्बाद किया है। तुम्हें पता है चीफ ने इस केस के लिए सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारी तरह वो भी एकांश सिंह ओबरॉय से अपना बदला लेना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल लीगल तरीके से। पिछले 18 सालों से उन्होंने देश की सेवा की है, और अगर एकांश सिंह ओबरॉय को हम लोग पूरे सबूत के साथ एकांश को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वही चीफ के लिए आज तक की सबसे सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। अभी तक एकांश जितने लोगों को मार रहा है, सबके सब माफिया के अंदर काम करते थे। यानी वो सब के सब इल्लीगल चेन का बहुत बड़ा हिस्सा थे। हमें उनकी मौत से दुख नहीं होना चाहिए। हमें एकांश सिंह ओबरॉय का नाम मिट्टी में मिलाना होगा, और ये हम करके रहेंगे। इतना सब सुनकर रिया का दिमाग भी ठंडा हो गया, और वो चुपचाप खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। तभी अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब से शैतानी मुस्कान आ गई। इधर एकांश जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक फोन था, और एक फोन उसके टेबल पर पड़ा हुआ था। एकांश के हाथ में जो फोन था, उसे एकांश ने गौर से देखते हुए कहा, अंडरस्को, मुझसे दूर भागने के चक्कर में तुमने अपना फोन तो मेरे पास ही छोड़ दिया स्वीटहार्ट। फोन का कवर देखकर लगता है कि तुम्हें पिंक कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है। उफ, ये पिंक कलर की ड्रेस में तुम्हारी लॉक स्क्रीन पर फोटो। यू लुकिंग सो हॉट स्वीटहार्ट। काश मैं तुम्हें फोटो से निकालकर तुम्हें हर हद तक चूम सकता। बट डोंट वरी, अब तो तुम मेरे पास ही रहने वाली हो। एकांश ने टेबल पर से अपना फोन उठाया और किसी को फोन लगाते हुए बोला, अंडरस्को, पता करो वो इस वक्त कहाँ है, और उसके घर पर एक पार्सल पहुंचाओ। दोपहर का खाना खाने के लिए सारे घर वाले इकट्ठे हुए। अनिका, बिन्नी और आरव भी परिवार वालों के साथ खाना खा रहे थे, मगर अनिका के जाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी शक्ल को देखकर लग रहा था कि वो काफी ज्यादा दुखी है। तभी उसके बगल में बैठी बिन्नी ने टेबल के नीचे से उसके पैर पर पैर मारते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, और धीरे से अनिका के कान के पास आकर बोली, अंडरस्को, क्या हुआ जाने मन? कल रात की बातें अभी तक तुझे सता रही है क्या? तभी अनिका ने बिन्नी को अपनी कोहनी मारते हुए धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को, अपनी बकवास बंद कर अंडरस्को, मेरा फोन वहीं पर ही रह गया है। कितनी मुश्किल से मैंने आईफोन फोन लिया था। बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ के आईफोन 14 लिया था मैंने। अब वो फोन ऐसे शख्स के पास है जिसका नाम सुनते ही कांप जाती ही मैं। हाय मेरी फूटी किस्मत, इतना महंगा फोन गवा दिया मैंने। अगर घर वाले पूछेंगे कि मेरा फोन कहाँ गया तो क्या बताऊंगी? बिन्नी, अंडरस्को, ये तो भयंकर मुसीबत हो गई। कोई बात नहीं ना, तेरी मेरी पॉकेट मनी जमा करके हम दूसरा फोन ले लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। डोंट वरी। दोनों की आवाज इतनी धीमी थी कि वहां बैठा कोई शख्स ठीक से उन दोनों की बातें नहीं सुन पाया। मगर रागिनी जी उन दोनों को फुसफुसाते देख बोली, अंडरस्को, क्या बकबक चल रही है दोनों में? बताओ जरा, हम भी तो जाने। तभी रागिनी जी की बात पर अनिका ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, अंडरस्को,
आशीष मामू की बात चल रही थी, बूबू जानी। बस दोबारा तुम दोनों की सेटिंग कराने के बारे में ही विचार कर रहे थे। अनिका की बात सुनकर रागिनी जी अनिका पर भड़क गई और बोली, अंडरस्को अनु, मैंने ना तुझे चम्मच उठाकर मार देना है। कितनी बार कहा है तुझे कि इस बारे में घर में कोई बात नहीं चलेगी। घर में भैया आ गए हैं, बस खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकलते ही होंगे। अगर उन्होंने ये सब सुन लिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू बच्ची है, इसलिए मैं समझा रही हूँ, सुधर जा। तभी अपने कमरे से आते वेदांशु जी यानी अनिका के पापा ने रागिनी जी की बात सुनते हुए कहा, अंडरस्को किसको सुधरने कह रही हो रागिनी? वेदांश जी की आवाज सुनकर रागिनी जी एकदम से घबरा गई और वेदांश को जवाब देते हुए बोली, अंडरस्को ब कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही मैं अनिका को बोल रही थी कि आजकल रात भर घर से बाहर रहने लगी है, तो सुधर जाए। तभी अनिका बीच में पड़ते हुए बोली, अंडरस्को नहीं बुबू, आप किसी से मेरे चक्कर में झूठ मत बोलिए। साफ साफ बता दीजिए कि मैं आशीष मामू के बारे में आपसे बात कर रही थी। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैं इनके आगे बदतमीज हूँ ही। इनकी बात जो नहीं मानती मैं, और बार बार एसाइलम जाकर आशीष मामू से बात करती हूँ और वहाँ उनकी मदद करती हूँ। यहाँ तक कि वहाँ काम करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए मैं एक साइकेट्रिस्ट तक बनने को तैयार हूँ। जिन लोगों को मेरे पैशन मेरे शौक से परेशानी होती है, उनसे मैं डरती नहीं, लड़ती हूँ। और इन्हीं की वजह से आप आज तक सिंगल है बूबू। मुझे पता है आप आज भी आशीष मामू से प्यार करती है, और उन्होंने भी आज तक शादी नहीं की। पता नहीं क्यों अपनी बहन के मौत के जिम्मेदार इंसान को भी वो आज तक अपना जीजा मानते हैं। अनिका कुछ और बोलती, इससे पहले ही वेदांश जी ने बीच में बोलते हुए कहा, अंडरस्को बोल दिया, भड़ास निकल गई तुम्हारी। अब सुनो, उस आशीष का नाम इस घर में दोबारा नहीं लिया जाना चाहिए, वरना इस घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इतने दिनों बाद घर आया हूँ, मैंने सोचा मेरी बेटी मुझसे अच्छे से बात करेगी, मगर एक पराये इंसान की खातिर मेरी बेटी मुझसे दुश्मनों की तरह लड़ रही है। इतना बोल वेदांश जी दोबारा कमरे की तरफ जाने लगे। तभी रागिनी जी ने उन्हें पीछे से रोकते हुए कहा, अंडरस्को भैया प्लीज बैठ जाए, खाना तो खा लीजिए। तभी वेदांश जी ने 2 सेकंड के लिए अपने कदम रोकते हुए कहा, अंडरस्को मुझे भूख नहीं है रागिनी। इतना सब कुछ सुन लिया है कि मेरा पेट और मन दोनों भर गया है। वेदांश जी वहां से सीधे चले गए। इधर रागिनी जी भी अनिका को लगभग 15 सेकंड तक घूरती रही और फिर चम्मच पटक कर वहां से चली गई। सुनीता जी, चिराग, वीर, बिन्नी और आरव सबके सब अनिका को देखने लगे। तभी अनिका ने सबको एक नजर देखकर कहा, अंडरस्को अरे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? देख रहे हैं ना आप लोग, मेरे मामू के लिए मेरे बाप के दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। सलीम और अनारकली के प्यार के बीच शहंशाह अकबर बनकर बैठा है मेरा बाप। इन्हें प्यार करना आता ही नहीं है। एक वक्त था जब उन्होंने मेरी मॉम को भी टाइम नहीं दिया, ना ही उन्हें समझे और ना ही मेरी मॉम के किसी फैसले में उन्होंने अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन किया। और जब मेरी मां की जान गई तो सारा का सारा दोष मेरे मामू पर लगा दिया, जबकि मेरी मॉम की जिंदगी में एक वही थे जो हर कदम पर उनका साथ देते थे। अंडरस्को जो भी हो, आशीष मामू और रागिनी बूबू की शादी मैं करवा कर रहूंगी, और अगर दोनों नहीं माने ना तो दोनों को हिप्नोटाइज करके काम चलाना पड़ेगा। तभी सुनीता जी बीच में बोली, अंडरस्को अनिका तू पागल हो गई है। जब 2 लोग अलग होकर ही खुश है तो तुझे क्या पड़ी है उन दोनों के बीच में आने की?
चल चुपचाप बैठ जा, खाना खा। मैं उन दोनों का खाना उन दोनों के कमरे में ही पहुंचा दूंगी। ये सब तो रोज का हो गया है। अनिका दोबारा चेयर पर बैठी थी। तभी अचानक से घर का डोर बेल बजा। तभी वीर उठा और बोला, अंडस्को, मैं देखता हूँ कौन है। वीर ने जाकर दरवाजा खोला और सामने उसे कोई पार्सल मैन दिखा। वीर ने पार्सल मैन को देखते हुए कहा, अंडस्को, आप कौन? पार्सल मैन, अंडस्को, जी ये पार्सल में अनिका माथुर के नाम से है। क्या आप उन्हें बुला देंगे, अंडस्को? तभी वीर ने अनिका को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को, पिंक पेंथर तेरे लिए कोई पार्सल आया है। अनिका चौंकते हुए बोली, अंडस्को, मेरे लिए पार्सल? लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। फिर भी अनिका दरवाजे पर गई और उसने पार्सल ले लिया। वीर ने दरवाजा बंद किया और अनिका सोफे पर आकर बैठ गई। इसमें क्या हो सकता है? अंडस्को, अनिका ने सोचते हुए अनिका ने पार्सल खोला। खुशी से उछल पड़ी। मेरा फोन, अंडस्को। अनिका पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपने फोन को गले से लगा लेती है। मगर अगले ही पल उसे याद आया कि वो फोन किसके पास रह गया था। अचानक ही अनिका का चेहरा उतर गया और तभी अनिका को उस फोन वाले बॉक्स में एक लेटर जैसा कुछ दिखा, जिस पर ऊपर ही लिखा था, अंडस्को, मस्ट रेड दिस लेटर माय स्वीट हार्ट। अनिका की आंखें बड़ी हो गई वो लेटर बॉक्स में देखकर। तभी वीर की आवाज आई, अंडस्को, तेरा फोन इस बॉक्स में कैसे आया, पिंक पैंथर? वीर की आवाज सुनते ही अनिका ने वो बॉक्स झट से बिन्नी को पकड़ा दिया, जिसमें वो लेटर भी मौजूद था। और हड़बड़ाते हुए अनिका वीर को जवाब देती हुई बोली, अंडस्को, कुछ नहीं भाई। वो कल ना मेरा फोन क्लब में खो गया था। आज उन्होंने मेरे बताए एड्रेस पर ढूंढकर वापस भेज दिया। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वीर, अंडस्को, अच्छा ओके। ध्यान रखा कर हर बार खोया हुआ आईफोन मिल जाए। ऐसा नहीं होता। वीर अपने रूम में चला गया और अनिका और बिन्नी अनिका के पिंक रूम में आ गई। क्या वो तुझे डेट पर बुला रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा तुझे परेशान करने की? अनिका, अंडस्को, सच में यार, अपने आप को समझता क्या है? उसे लगता है कि मैं इसकी बात मानूंगी। बस बहुत हो गया, अंडस्को, अब मैं बताऊंगी कि अनिका माथुर क्या चीज है। दुनिया जहान के सामने इसकी बंद न बजा दी ना मैंने। तो मेरा नाम भी अनिका माथुर नहीं। अनिका अपने नाम का नारा लगा ही रही थी। तभी उसका पिंक का वह फोन बजने लगा, जिस पर उनका नंबर शो हो रहा था। अनिका ने कॉल उठाया और फोन स्पीकर पर रखकर उसने कॉल का जवाब देना चाहा ही था कि तभी फोन से आवाज आई, हाउ आर अ स्वीट हार्ट। अनिका वो आवाज, वो लहज पहचान गई थी। वो जान गई थी कि ये एकांश है, अंडस्को। और एकांश की आवाज सुनते ही अनिका के एकदम से रोंगटे खड़े हो गए और उसके हलक का पानी एकदम से सूख गया। तभी फोन से दोबारा आवाज आई, अंडस्को, हमारी ब्लाइंड डेट के लिए रेडी रहना स्वेदाट। कल हम एक दूसरे के सोल को अच्छे से महसूस करेंगे। तभी अनिका ने जवाब दिया, अंडस्को, 31 गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अनिका फोन पर एकांश की बातें सुन बहुत ज्यादा डर रही थी। फोन से एकांश की आवाज आई, अंडस्को, कल शाम को हमारी ब्लाइंड डेट है स्वीट हार्ट, तो रेडी रहना। कल हम एक दूसरे के सोल को महसूस करेंगे। एकांश ये सब इतनी नशीली मर्दाना आवाज में बोल रहा था, जिसे सुन सुन अनिका के तन बदन में सिहरन शुरू हो गई। तभी उसने जवाब दिया, अंडस्को, मुझे तुमने लल्लू चप्पू समझ लिया है क्या? तुम हो कौन? देखो मेरा पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एकांश, अंडस्को, मैं ज्यादा बातें नहीं सुनना चाहता स्वीट हार्ट। कल तुम्हें कोई लेने आ जाएगा, तैयार रहना। एकांश ने इतना बोलकर फोन काट दिया।
यहाँ अनिका जोर से पैर पटक कर अपना गुस्सा फर्श पर उतारते हुए बोली, आखिर ये लड़का ये सब कर क्यों रहा है? मैं कहीं नहीं जाने वाली। बिन्नी यार ये आदमी तो बड़ा ठरकी टाइप का लगता है। लाइक प्लेबॉय। इतना चिपकू लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। सब कुछ खुली आंखों से देखकर अब इसे ब्लाइंड डेट पर जाना है तेरे साथ। वाह अमेजिंग, सुपर्ब। तभी अनिका ने बिन्नी को मुक्का बजाते हुए कहा, अमेजिंग और सुपर्ब लग रहा है ये सब तुझे। अब कहाँ गया तेरा गुस्सा? मैं एकांश सिंह ओबरॉय को जान से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को हाथ लगाने की? ब्ला ब्ला ब्ला। बिन्नी अरे गुस्सा तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन देखना कितना रोमांटिक बंदा है ये। आवाज कितनी अच्छी लग रही थी ना इसकी। अनिका बिन्नी ये सब तू बोल रही है? इसने हमारे दोस्त आरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और तुझे पता है, ही टोल्ड मी कि अगर आरव दोबारा मेरे करीब आया तो वो उसे जान से मार देगा। ये क्या बात हुई? आई नेवर वॉन्ट टू से अगेन हिज फेस। इधर तुषार कई कोशिशों के बाद आज फाइनली एकांश को मनाकर उसे उसके घर ले जा रहा था। एकांश का वो घर जहां एकांश ने अपना बचपन बिताया था। मगर 15 साल की उम्र में अचानक ही एकांश की मॉम ने अपने आप को केरोसिन खुद पर छिड़क कर आग लगा ली। उसी घर में वो भस्म होकर राख हो गई। एकांश जिसके बारे में कहा जाए तो वो बचपन से ही काफी कम लोगों से घुलता मिलता था। उसने अपनी आंखों से अपनी मॉम को जलता हुआ देखा था। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक ही उसका पैर फिसला और एकांश सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ भस्म हो चुका था। आमतौर पर एकांश की असली मोम की लाश हड्डियों के साथ साथ जल चुकी थी। फिलहाल उसी घर में एकांश की दूसरी मॉम, उनका एक बेटा डेरा डाले हुए थे। एकांश की गाड़ी बड़े से महल जैसे दिखने वाले घर के सामने आ खड़ी हुई। बॉडीगार्ड जल्दी से खुद ही दरवाजा खोलने लगे। वही एकांश का ड्राइवर भागते हुए एकांश की तरफ का दरवाजा खोलने लगा। एकांश जो इस वक्त काले सूट बूट में काफी ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था, वो अपने कोट का बाजू ठीक करते हुए आंखों में काला चश्मा लगाए घर के अंदर जा रहा था। चश्मे के साथ एकांश वाकई देखने में बहुत ज्यादा हसीन लग रहा था। फिलहाल तो तुषार भी अंदर ही जा रहा था। वो जैसे ही हॉल में पहुंचा, हॉल में सब लोग एकदम चुपचाप खड़े होकर एकांश को देखने लगे। मगर एकांश ने उन लोगों पर गौर ना करते हुए सीधा अपना रुख खसीड़ियों की तरफ मोड़ दिया। तभी पीछे से आवाज आई, एकांश बेटा आ गए तुम। एकांश चलते चलते वहीं खड़ा रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, मगर उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके अंदर इस वक्त गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। उस आवाज को सुनकर, ये आवाज थी मिस काव्या ओबरॉय की। काव्या ओबरॉय जिसे एकांश मिस ओबरॉय कहता था, और मिस ओबरॉय से एकांश को काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। वो मिस काव्या की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, मगर फिर भी तुषार के कहने पर वो इस घर में आ गया जहां काव्या ने अपना डेरा डाला हुआ था। काव्या ओबरॉय जी बेटा तुम्हें पता है तुम्हें देखने के लिए कितना तरस गई थी मैं। पिछले 4 महीनों में एक बार भी तुमने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं तुम्हारी मॉम ना सही, मगर तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी स्टेप मदर तो हूँ ना। बचपन से तुम्हें प्यार देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? आई मिस यू सो मच बेटा। इतना सब कुछ सुन एकांश पीछे मुड़ा और उसने काव्या जी के चेहरे को देखते हुए कहा, आपसे मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी मिस ओबरॉय।
इसलिए नहीं आता था, लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि मैं यही रहने वाला हूँ। एकांश की बात सुनकर तुषार अचानक से बोल पड़ा, अंडरस्को फैसला कर लिया तूने? एकांश तुषार से, अंडरस्को बस अभी अभी, और मेरे साथ तुषार भी यहीं पर रहेगा। काव्या जी खुशी से एकांश के करीब आते हुए बोली, अंडरस्को ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तुम अपने कमरे में चलो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाकर रखती हूँ। अब से घर का सारा खाना मैं ही बनाया करूंगी। तुम्हारे छोटे भाई मिहिर को ही आज तक मैंने तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार दिया है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बच्चे की तरह अपने हाथों से खिलाना पिलाना चाहती हूँ। काव्या जी की बात पर एकांश ने भौं चढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को ओके लेट्स सी आप मुझ पर कितना प्यार बरसाती है। मेरे टुकड़ों पर रहे रहे हैं आप। घर का खाना बनाने में कंट्रीब्यूशन कर देंगी तो उसे आप मेरी माँ नहीं बन सकती। डिनर के वक्त मिलते हैं, आज मुझे बहुत सारा काम है। और फिर एकांश ने तुषार से कहा, अंडरस्को तुषार मेरे साथ कमरे में आओ। मुझे आज के आज सारा काम करना है। कल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तभी चौंकते हुए तुषार बोला, अंडरस्को यार तू सारा काम नहीं भी करेगा तो कौन सा हमारी कंपनी को कोई घाटा होने वाला है। हम नंबर 1 है। और वैसे भी ऐसा कौन सा काम है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। बता बता। एकांश एक पल के लिए चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए अनिका के चेहरे को याद करने लगा। तभी उसने अपना माथा हल्का झटकते हुए तुषार से कहा, अंडरस्को जितना कहा जाए उतना ही किया करो। बात करते करते वो लोग एकांश के कमरे में आ गए। तभी एकांश ने तुषार से कहा, अंडरस्को आज माफिया की मीटिंग है और उसके बाद 3 दिन बाद मुझे न्यूयॉर्क के लिए निकलना होगा। उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है, अंडरस्को नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 6 बजे अंडरस्को। शरारत, जिसका चेहरा सूजा हुआ था और ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसके गोरे मासूम सेंसिटिव चेहरे के आंखों के नीचे कुछ काले धब्बे भी आ गए थे। चेहरे के हुलिये के साथ शरारत चुपचाप बेड पर सोई हुई थी। वो बहुत गहरी नींद में थी और उसे पता ही नहीं चला कि कब अयान ने आकर बेड पर से उसे उठाकर अपनी गोद में भर लिया। अयान शरारत को उठाकर सीधा बाथरूम की तरफ ले गया और उसे नींद में ही बाथटब में बैठा दिया, जिसकी वजह से शरारत अचानक झटके से उठी और जब उसने अपने अगल बगल देखा तो खुद को उसने बाथरूम के अंदर बाथटब में पाया। अब उसकी नजर अयान पर गई और गुस्से में उसने अयान से कहा, अंडरस्को तुमने मुझे बाथटब में क्यों बैठा दिया? तुम्हारी किसकी पड़ी है क्या? गुस्से में शरारत ने छपाक से पानी में अपना दोनों हाथ मार लिया और पानी की कुछ बूंद अयान के चेहरे तक पड़ी, मगर अयान बिना पलके झपकाए सीधा शरारत को ही देख रहा था। तभी उसने जवाब, अंडरस्को तुम्हारा यहाँ के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवा दिए हैं। हम दोनों साथ में ही निकलेंगे। आज मैंने खुद से ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम वही खा लेना। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया कल की तरह। शरारत तो बस अपने आप को पानी में देखकर ही गुस्से से उबल रही थी। तभी उसने अयान से कहा, अब तुम यहाँ से निकलोगे भी या तुम्हारे सामने ही नहा लूं? शरारत की बात पर अयान ने शरारत से अपना मुंह मोड़ लिया और चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल गया। इधर शरारत अयान के जाते ही झटक से बाथटब से निकली और बाथरूम में टूथपेस्ट और ब्रश लेकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को आईने में देखते हुए बोली, अजीब इंसान से पाला पड़ गया है मेरा। आधे घंटे में शरारत नहा धोकर वाइट शर्ट पहनकर निकली, जिसमें शरारत इस वक्त छोटी सी डॉल लग रही थी। शरारत इस हालत में भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी
जिसका कोई जवाब नहीं था। वही अयान जो काउच पर बैठे अपना फोन चला रहा था। उसकी नजर जब शरारत पर पड़ी तो बस वो उसे देखता ही रह गया। तभी शरारत जो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उस शर्ट में उसके पैर काफी ऊपर तक दिखाई दे रहे थे, जिन्हें छुपाते हुए शरारत ने कहा, अंडस्को, मेरे कपड़े कहाँ है? तुमने कहा था ना कि तुमने कपड़े मंगवा लिए हैं। अयान झट से उठा और उसने पास ही पड़े कुछ थैले उठाकर बेड पर रख दिए और इशारे से उन थैलों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, अंडस्को, तुम ये कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में अयान वापस आया तो उसने देखा कि शरारत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने लंबे काले सुनहरे बाल संवार रही है। शरारत इस वक्त वाइट सिंपल पतली सी शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स में थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर ना कोई मेकअप ना कोई टचअप, फिर भी वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अयान ने एक नज़र शरारत को देखा और उसका मन कर रहा था कि वो उसे देखता ही रहे, मगर फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और शरारत से नजरें फेरते हुए उसने कहा, अंडस्को, नाश्ता रेडी है। शरारत पीछे मुड़ी तो उसने अयान के हाथ में नाश्ता देख अपनी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी कर ली। अयान के हाथ में इस वक्त बड़ी सी प्लेट थी, जिसमें 2 गिलास थे, जिसमें कुछ हरा हरा सा जूस जैसा दिख रहा था, और साथ में कुछ हद से ज्यादा जले हुए ब्रेड थे, जिन्हें प्लेट में लिए अयान शरारत की तरफ आता जा रहा था। तभी शरारत ने पूरी हैरत के साथ अयान से पूछा, ये सब क्या है? अयान, अंडस्को, हम दोनों का ब्रेकफास्ट। तभी शरारत ने अयान से पूछा, अंडस्को, और ब्रेकफास्ट मेन्यू में पूछ सकती हूँ क्या है? अयान, अंडस्को, हाँ, करेले का जूस है, सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है, मैं रोज पीता हूँ। और गार्लिक ब्रेड है, इंटरनेट पर से देखकर बनाया है, पता नहीं क्यों देखने में फोन के रेसिपी जैसा नहीं लग रहा, लेकिन बनाते वक्त खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। अयान की बात सुन शरारत का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी अयान में शरारत से पूछा, अंडस्को, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे तुमने ये सब पहले कभी नहीं खाया? चलो बैठो, जल्दी हमें कॉलेज भी जाना है। अयान ने शरारत का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाते हुए उसके सामने प्लेट का गार्लिक ब्रेड ऑफर किया। शरारत मन ही मन सोचने लगी, अंडस्को, क्या खाने को मिल रहा है मुझे? गार्लिक ब्रेड, वो भी जला हुआ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब करेले का जूस। तभी मैं सोचूं, इस लड़के के अंदर इतनी कड़वाहट कहाँ से थी? एक काम करती हूँ, थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड खा लेती हूँ। तभी शरारत ने अयान से पूछा, अंडस्को, तुम्हें कुकिंग करनी नहीं आती क्या? अयान, अंडस्को, नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, बस आज मेड नहीं आई और मैं ऑर्डर करना भूल गया था, इसलिए खुद ही बना लिया। वैसे भी करेले का जूस रोज में ही बनाता हूँ, तुम खाओ। शरारत ने डरते हुए थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड उठाया और खाया। तभी अयान ने प्लेट में से एक गिलास करेले का जूस शरारत को ऑफर किया, जिसे देखकर शरारत अंदर से काफी ज्यादा डर गई। शरारत अयान से, अंडस्को, मैं ये पी नहीं सकती, मैं करेले का जूस नहीं पीती, मैं पानी पी लूंगी, तुम ही ये दोनों पी लो। अयान, अंडस्को, ये जूस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तुम्हें इसे जरूर पीना चाहिए, लो पियो। अयान ने शरारत का मुंह एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसे जूस पिलाते हुए कहा, अंडस्को, एक घूंट में सब खत्म कर दो, छोटे बच्चों की तरह बहाने मत बनाओ। शरारत जूस पीते ही छोटे बच्चों की तरह सड़ा हुआ मुंह बनाने लगी। अयान एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ शरारत को देखते हुए बोला, अंडस्को, अब हमें कॉलेज चलना चाहिए। वही एकांश अभी तक अनिका की एक फोटो, जिसे उसने अनिका के फोन से ही निकलवा कर
हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने पास रखी हुई थी, को सीने से लगाकर सो रहा था, जैसे वो फोटो ही अनिका की कमी को पूरा कर रही थी। तभी 7 बजे का अलार्म बजा, जिसे एकांश ने बंद करते हुए अनिका की फोटो को देखकर प्यारी सी स्माइल की, जिसमें खतरनाक लहजा भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। और अनिका की खिलखिलाती हुई पिंक ड्रेस में उस फोटो को देखते हुए एकांश अपनी सख्त मर्दाना आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। टू बी कंटिन्यूड गाइज। आपका दिन शुभ हो। दिल।